दूर से तमाशे की तरह देखो तो जंग कितनी खूबसूरत चीज़ है, खासकर उन लोगों के लिए जो लड़ना नहीं लड़ाना जानते हैं। आज इज़राइल और फ़िलिस्तीन की भी एक दूसरे से जंग हो रही है। इस जंग में बहुतों के माँ बाप, भाई और बहनें शहीद हुई, बहुतों के घर तक उजड़ गए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये जंग किस वजह से और कब से शुरू हुई? कौन गलत है और कौन सही? तो इस कहानी की शुरुआत होती है जूस से। जूस शुरुआत से एक ऐसी कौम है जिसका कोई मुल्क नहीं था। शुरुआत में जूस यूरोप में क्रिश्चियन के साथ रहा करते थे। यूरोप में मौजूद जूस को काफ़ी नफरत की निगाह से देखा जाता था और कईयों का कत्ल भी कर दिया जाता था। जितना ज़्यादा जूस को हेट सहना पड़ा है, शायद ही किसी और धर्म वालों को आज तक सहना पड़ा है। पर ऐसा क्यों था? ये एक धार्मिक बात है। कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म एक जूस फैमिली में हुआ था और क्रिश्चियन यह मानते हैं कि वो जूस ही हैं जिन्होंने जीसस क्राइस्ट का कत्ल किया था। इसी वजह से यूरोप के क्रिश्चियन जूस को बर्दाश्त ही नहीं करते थे और इसी वजह से फिर जूस ने फ़िलिस्तीन में अपना अलग देश बनाने का सोचा। जूस फ़िलिस्तीन में अपने अलग देश बनाने के आंदोलन को ज़ायोनिज़्म का नाम देते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 1897 में थियोडोर हर्ज़ल एक जूस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने की थी, जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था यूरोप में मौजूद जूस को अगर सुकून की ज़िंदगी बितानी है तो उनको फ़िलिस्तीन में अपना एक अलग देश बनाना होगा। शुरुआत में कई जूस इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे। वो कहते थे कि जूस के खिलाफ नफरत की वजह से हम अपना मुल्क क्यों छोड़ें। लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन यूरोप के कम्युनिटी वालों को पता चला। फिर कम्युनिटी वालों ने जूस को फ़िलिस्तीन भेजने लगे। वहाँ जाने के, रहने के, बिजनेस के पैसे भी दे दिए। पर फ़िलिस्तीन में ही क्यों? इसलिए क्योंकि फ़िलिस्तीन और जूस का धर्म आपस में काफ़ी एक दूसरे से मिलता है और फ़िलिस्तीन में डोम ऑफ द रॉक भी है जिसे जूस होली एरिया मानते हैं। याद रखिए, उस समय ना कोई इज़राइल था, ना गाज़ा था, ना कोई वेस्ट बैंक था। ये सारा एरिया फ़िलिस्तीन था जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। ऑटोमन एम्पायर के अंडर में क्रिश्चियन, मुस्लिम और जूस एक दूसरे के साथ रहा करते थे। कोई इतना झगड़ा नहीं होता था। इसके पीछे यह हो सकता है कि ये सारा एरिया उस समय खाली पड़ा था, बहुत ही कम पॉपुलेशन थी। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1914 से 1918 में। वर्ल्ड वॉर 1 हो रही है। ब्रिटिश, फ्रांस और अरब के फ्रीडम फाइटर ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ब्रिटिश यहाँ पर बड़ी चालाकी करता है। वो अरब के फ्रीडम फाइटर को कहता है कि तुम हमें सपोर्ट करो ऑटोमन एम्पायर को हराने में और हम तुम्हें फ़िलिस्तीन का एरिया दे देंगे। और अरब के फ्रीडम फाइटर चाहते हैं कि सीरिया से लेकर यमन तक एक अरब देश बने। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश के एक फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने जूस कम्युनिटी के हेड रॉथशाइल्ड के नाम एक लेटर लिखा। इस लेटर में लिखा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जूस फ़िलिस्तीन में आकर अपना एक अलग देश बना ले। रॉथशाइल्ड को ये यकीन दिलाया गया कि इस काम के लिए ब्रिटिश सरकार उन्हें पूरा सपोर्ट करेगी और साथ ही ये भी लिखा गया कि इससे पहले रहने वाले मुस्लिम को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। ब्रिटिश ऐसा इसलिए करता है वो अमेरिकन जूस को खुश कर सके और अमेरिकन की पॉलिटिक्स में अपना कंट्रोल जमा सके। लेकिन असली समझौता तो ब्रिटिश ने फ्रांस से किया था। जैसे ही ऑटोमन एम्पायर हारा, वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जो मिडल ईस्ट का एरिया था, ब्रिटिश और फ्रांस ने उसको 50-50 बांट लिया और ब्रिटिश ने फ़िलिस्तीन को अपने अंडर में ले लिया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश ने फ़िलिस्तीन में जूस कॉलोनी बनाने का सोचा, जिसमें वो कामयाब भी रहे। लेकिन फ़िलिस्तीन के अरब जो पहले से वहाँ रहते थे, उनका कहना है ब्रिटिश ने हमसे हमारी आज़ादी के लिए एक बार भी नहीं पूछा। फ़िलिस्तीन के अरब की नज़र में ब्रिटिश के जूस के लिए बनाया कानून काफ़ी नरम था। फ़िलिस्तीन में दुनिया भर के जूस को आना का सिलसिला शुरू हो गया। जूस ने फ़िलिस्तीन में अपना स्कूल बनाए, फैक्ट्रियाँ खोली और ब्रिटिश की मर्ज़ी से अपनी एक छोटी सी आर्मी भी बनाई। इस आर्मी को हगाना कहा जाता है। फ़िलिस्तीन के अरब के पास ये सोचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि ब्रिटिश हमारी आज़ादी के लिए तो कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि हमारी ज़मीन जूस को दे रहे हैं। कुछ सालों तक वो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन 1939 में फ़िलिस्तीन के अरबों ने आवाज़ उठाना शुरू किया।
लेकिन ब्रिटिश के आगे आवाज़ उठाना मतलब गद्दारी। फ़िलिस्तीन के अरबों को ऐसा करने पर कड़ी सज़ा दी गई, कईयों को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ नेताओं को फ़िलिस्तीन से निकाल दिया गया और कुछ को फांसी भी दे दी गई। लेकिन फिर भी फ़िलिस्तीन के अरबों ने अपनी स्ट्राइक ख़त्म नहीं की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मामले को सुलझाने के लिए एक पील कमीशन बनाया। इस कमीशन ने यह सॉल्यूशन निकाला कि फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए। ये सॉल्यूशन भी फ़िलिस्तीन के अरबों ने कबूल नहीं किया। 1939 तक उनकी स्ट्राइक ब्रिटिश गवर्नमेंट के वाइट पेपर रिलीज होने तक चलती रही। इस वाइट पेपर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ़िलिस्तीन के पिछले 20 साल की सिचुएशन को नज़र में रखते हुए एक पॉलिसी पब्लिश की। इस पॉलिसी में सबसे पहले पील कमीशन को रिजेक्ट किया गया, जिससे अरबों की स्ट्राइक खत्म हो गई। इसके अलावा फ़िलिस्तीन में नए आने वाले जूस पर पाबंदी भी लगा दी गई और जो जूस पहले से फ़िलिस्तीन में मौजूद थे उनको अरब की ज़मीन खरीदने पर भी रोक दिया गया। और साथ ही ये फैसला हुआ कि अगले 10 सालों के अंदर फ़िलिस्तीन को इंडिपेंडेंस स्टेट बनाया जाए और वही जूस लोगों का भी अपना देश होगा। इस वाइट पेपर ने पहली बार जूस और ब्रिटिश के बीच जंग पैदा हो गई। जूस ने वाइट पेपर मानने को इनकार कर दिया, पूरे फ़िलिस्तीन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हमला शुरू कर दिया। इसमें कोई लोकल फ़िलिस्तीनियन भी मारे गए और ये हमले कई महीनों तक चलते रहे। लेकिन फिर भी कुछ इससे भी बड़ा हुआ जिसने सबका दिमाग हिला दिया। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई, जहां ये दुनिया भर के 6 करोड़ लोगों की जान ले गई और दूसरी तरफ जर्मनी में हिटलर को पॉलिटिकल पावर मिलती है। फिर हिटलर ने 6 मिलियन जूस को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस इंसिडेंट को हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। 1941 से 1945 तक जर्मन में रहने वाले 66% जूस को हिटलर ने मार दिया। बचने वाले जूस के पास फ़िलिस्तीन जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि फ़िलिस्तीन में डोम ऑफ द रॉक भी है जिसे जूस होली एरिया मानते हैं, और दूसरा जूस कम्युनिटी पहले से यहाँ आबाद थी। उनको वहाँ ब्रिटिश की तरफ से लगाई इमिग्रेशन के बावजूद भी फ़िलिस्तीन में जूस को आने दिया। लेकिन फ़िलिस्तीन में भी हालात कहाँ सही थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश अब थक चुके थे। उनमें अब हिम्मत नहीं बची थी कि फ़िलिस्तीन में ज़ायोनिज़्म के खिलाफ लड़े। 1947 में उन्होंने यहाँ से निकलने का सोचा। ब्रिटिश ने अपना फैला हुआ रायता यूनाइटेड नेशन के गले में डाल दिया कि अब तुम ही इस मामले का कोई हल निकालो। उस समय जूस की पॉपुलेशन 6,30,000 थी, क्रिश्चियन की पॉपुलेशन 1,43,000 थी और मुस्लिम की पॉपुलेशन 11,81,000 थी। इस पॉपुलेशन का अंदाज़ा एक इटालियन जूस डेमोग्राफर सर्जियो डेला ने दिया था। देखा जाए तो उस समय यहाँ मुसलमानों की पॉपुलेशन क्लियरली जूस से डबल थी। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने फ़िलिस्तीन के पार्टीशन प्लान में 55% ज़मीन जूस को और 45% ज़मीन फ़िलिस्तीन को देने का इरादा किया। यूनाइटेड नेशन के लोकसभा में 72% वोट मिले और यह फाइनल कर दिया गया है कि 55% ज़मीन जूस को मिलेगी। यूनाइटेड नेशन ने इस रेजोल्यूशन को तमाम कंट्री ने रिजेक्ट कर दिया। फिर फ़िलिस्तीन में अब जूस और फ़िलिस्तीनियन आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार किए जाने लगे, लेकिन जूस की आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। फ़िलिस्तीन उनका मुकाबला नहीं कर पाए। फिर 14 मई 1948 को डेविड बेन गोरियन ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ इजराइल बनाने का ऐलान कर दिया। वो इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बाकी अरब कंट्री थी वो इजराइल देश बनने से बिल्कुल भी नाखुश थी। उन्हें लगता है कि ये ब्रिटिश का तरीका है फ़िलिस्तीन में कब्जा जमाए रखने का। फिर अरब कंट्री इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। इस जंग का नाम फर्स्ट अरब इजराइल वॉर ऑफ 1948 दिया जाता है और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक जंग है, क्योंकि 5 से ज़्यादा देश एक छोटे से नए देश के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। जो इजराइल में रहते हैं उन्होंने देखा है कि बाकी कंट्री उनको किस तरह से ट्रीट करती है और हिटलर ने उन्हें किस तरह से ट्रीट किया था, और सारे देश आज मिलकर उनके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अगर आज हम जिंदा बचने के लिए नहीं लड़ेंगे तो कभी भी जिंदा नहीं बच पाएंगे। फिर सारी जान लगाकर ये लड़ते हैं लड़ाई, और बहुत ही हैरानी की बात है कि इजराइल सारे देश को हरा देता है और जंग जीत जाता है। जंग खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन ने जो फ़िलिस्तीन के एरिया चुने थे, अब इजराइल उन पर भी कब्जा करके बैठ गया। वेस्ट बैंक जॉर्डन के कब्जे में आ जाता है और गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के कंट्रोल में। 1967 में एक बार और अरब और फिर इजराइल के बीच जंग होती है, जिसमें इजराइल गाजा, वेस्ट बैंक और इजिप्ट के पूरे साइनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लेता है। इस सब के बीच फ़िलिस्तीन के लोग अपना खुद का मुल्क बनाना चाहते हैं। इसी मकसद से उन्होंने
अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जिसे PLO यानी फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। शुरू में हथियार उठाकर ज़बरदस्ती अपना अलग मुल्क पाने की कोशिश करते हैं। अपनी आवाज़ उठाने के लिए PLO ने कई प्लान और शिप भी हाईजैक किए। अमेरिका और इजराइल ने PLO को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, लेकिन कई देश PLO को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते। वो इनको सिर्फ रेवोल्यूशनरीज समझते थे जो खुद का मुल्क बनाना चाहते हैं। 1974 में PLO को यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है कि ये फ़िलिस्तीन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसके बाद 1917 में इजिप्ट और इजराइल के बीच पीस टॉक्स कामयाबी से हो जाती है और इजिप्ट पहली अरब कंट्री बन जाती है जो इजराइल को रिकॉग्नाइज करती है। फिर इजराइल इजिप्ट को अपना पेनिनसुला वापस कर देता है, लेकिन फिर 2 साल के बाद इजिप्ट के PM को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरफ से कत्ल कर दिया जाता है, इस वजह से कि कैसे उन्होंने इजराइल के साथ समझौता कर दिया। फिर कुछ समय बाद इजराइल ने गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में जाकर अपनी कॉलोनी बनाने लगे और परमानेंटली रहने लग जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर एतराज़ करती है क्योंकि ये 1947 यूनाइटेड नेशन के प्लान के खिलाफ था। वेस्ट बैंक का एरिया फ़िलिस्तीन के लिए रखा गया था, लेकिन इजराइल ने वहाँ पर भी कब्जा करके बैठ गया। फिर 1992 में एक बार इजराइल और PLO के बीच पीस टॉक्स हो जाती है। PLO के लीडर यासिर अराफात इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं और इजराइल के PM इत्ज़हाक रबीन PLO को रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करके कहते हैं कि PLO टेररिस्ट रिकॉग्नाइज नहीं है। इस दौरान PLO भी स्प्लिट हो जाती है। उनका दूसरा विंग जो चाहता है कि इजराइल से किसी तरह का भी समझौता ना किया जाए, वो बन जाता है जिसे आज हम हमास के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ इजराइल के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी अपने PM के खिलाफ जाकर कहते हैं कि फ़िलिस्तीन के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन पीस टॉक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। PLO और इजराइल की पहली बार आमने सामने आकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, पर मसला यह था कि वेस्ट बैंक में पहले से ही काफ़ी इजराइल अपना घर बना चुके हैं, वो भी इजराइल गवर्नमेंट की मर्जी से। तो सॉल्यूशन ये निकाला गया है कि वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए, ABC। ए एरिया सिर्फ फ़िलिस्तीन यानी PLO के कंट्रोल में रहेगा, B एरिया दोनों के कंट्रोल में रहेगा, C एरिया सिर्फ इजराइल के कंट्रोल में रहेगा। यानी 1947 में बनाया गया यूनाइटेड नेशन का प्लान यहाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। फ़िलिस्तीन को वेस्ट बैंक में गिने चुने टुकड़े ही मिल पाते हैं जहाँ वो अपनी गवर्नमेंट चला सकें। इस समय इजराइल और फ़िलिस्तीन बहुत करीब पहुँच चुके हैं एक पीसफुली सॉल्यूशन निकालने के लिए। इसी रीजन की वजह से 1994 में प्रेसिडेंट यासिर अराफात को और इजराइल के PM इत्ज़हाक रबीन को नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बाद सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है जब एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग जूस लोग अपने PM का कत्ल कर देते हैं। एक जूस एक्सट्रीमिस्ट ने पॉइंट ब्लैंक रेंज में आकर पिस्टल से 3 गोली मार दी इजराइल PM को 1995 में, क्योंकि ये कट्टरवादी जूस कहते थे कि कैसे फ़िलिस्तीन से समझौता कर सकते हो, फ़िलिस्तीन को एक टुकड़ा तक नहीं देना चाहिए। 1996 में फ़िलिस्तीन के पहले इलेक्शन होते हैं और फ़िलिस्तीन की पहली गवर्नमेंट बनती है, लेकिन हमास जो कि फ़िलिस्तीन के मिलिटेंट विंग हैं वो इस बात से खुश नहीं होते हैं और चुनाव से बॉयकॉट कर देते हैं और इजराइल में सुसाइड बॉम्ब भी करवा देते हैं, जिससे इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच नफरत काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इस वाक़ये के बाद इन दोनों के बीच कलेश आपस में होते रहते हैं। इससे बचने के लिए इजराइल ने वेस्ट बैंक में अपने सेटलमेंट के बीच कंक्रीट वॉल खड़ी कर दी, जिससे फ़िलिस्तीन का रहना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर 2006 में फ़िलिस्तीन में दोबारा चुनाव होते हैं और अब की बार हमास जीत जाता है, जिससे PLO और हमास के बीच एक सिविल वॉर छिड़ जाती है और फ़िलिस्तीन 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। आज गाज़ा पट्टी पर हमास का कब्जा है और वेस्ट बैंक के छोटे छोटे हिस्सों में PLO यानी फतेह की गवर्नमेंट है। ज़्यादातर इजराइल और हमास के बीच जंग होती है। आज हर दूसरे तीसरे साल हमास और इजराइल के बीच जंग होती रहती है। पिछली बार 2021 में ऐसा हुआ था और अब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। उम्मीद है आप सभी को इजराइल और फ़िलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ गया होगा।